नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधान परिषद में शंकराचार्य को लेकर जमकर नोकझोंक। विपक्ष बोला स्नान करने से रोका, सत्ता का जवाब आपने लाठी से पिटवाया। कानपुर लैम्बोर्गिनी हिट एंड रन केस में आरोपी शिवम को बेल, कोर्ट ने खारिज की पुलिस की रिमांड अर्जी। घूसखोर पंडित के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत, बदला हुआ नाम बताओ तभी रिलीज को मिलेगी मंजूरी। 15 फरवरी से चित्रकूट में राष्ट्रीय रामायण मेले का होगा आगाज। 5 दिवसीय 53वें राष्ट्रीय रामायण मेले में जुटेंगे दिग्गज। कानपुर देहात में गड्ढा बना जान का दुश्मन। सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरने से युवक की तड़प तड़प कर मौत। सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दो पक्षों में बवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर जारी है। कार ने 6 लोगों को रौंदा है और इस हादसे में मासूम की मौत हो गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी घायलों को लोकबंधु अस्पताल में भेजा गया है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र बंथरा की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सरोजनी नगर थाना क्षेत्र बंथरा की ये घटना। तेज रफ्तार का कहर जारी, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कार ने 6 लोगों को रौंदा है और इस हादसे में मासूम की मौत हो गई है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सरोजनी नगर थाना क्षेत्र बंथरा की ये घटना आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर जारी, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार का कहर जारी है। इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई है और जितने भी घायल हैं फिलहाल सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आगे बढ़ते खबरों में, सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई है। बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत हुई है। बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर फिलहाल इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। डिंगुरापुर मोड़ पर यह हादसा हुआ है। थाना कोतवाली तंबौर क्षेत्र में यह घटना हुई है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डिंगुरापुर मोड़ पर यह हादसा हुआ है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, थाना कोतवाली तंबौर क्षेत्र की यह घटना। सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत। और अब खबर कानपुर से है, जहां साकेत नगर यूनिकॉर्न इंडिया के लार्जेस्ट एप्पल ऑथराइज्ड रिसेलर ने अपने नए शोरूम की शुरुआत की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्टोर में ग्राहकों को एप्पल के लेटेस्ट मोबाइल गैजेट्स और सभी तरह के एसेसरीज एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगे। खास बात यह है कि यहाँ ग्राहकों को आसानी से फाइनेंस की सुविधा भी दी जा रही है। इस शोरूम का भव्य उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शुभम अवस्थी ने फीता काटकर किया। यूनिकॉर्न एप्पल ऑथराइज्ड रिसेलर का पहला स्टोर खुलना
शहर के लिए गर्व की बात है, जहां ग्राहकों को ओरिजिनल एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ बेहतरीन सर्विस और फाइनेंस की सुविधा भी मिलेगी। यूनिकॉर्न की सेल हेड नैन्सी कनौजिया ने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि ग्राहकों को प्रीमियम अनुभव और भरोसेमंद सेवाएं मुहैया कराई जाएं। ऑथराइज्ड स्टोर में ग्राहकों को आईफोन के लेटेस्ट मॉडल, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच और अन्य एप्पल प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज प्राप्त होगी। ग्राहकों की प्रीमियम अनुभव फील कराने के लिए स्टोर का इंटीरियर मॉडर्न और आकर्षक डिजाइन से तैयार कराया गया है। ग्राहकों को मोबाइल एसेसरीज के साथ टेक्निकल सपोर्ट की भी सुविधा मिलेगी। आज ओपनिंग हमारे ये यूनिकॉर्न स्टोर की थी, जो कानपुर का पहला स्टोर है। अभी तक कानपुर में ये पहला स्टोर आया हुआ है और हमारे यहाँ के ओपनिंग में यानी कि इनॉग्रेशन में शुभम जी आए थे, शुभम अवस्थी, जो हमारे सांसद रमेश अवस्थी जी के पुत्र हैं। कानपुर को साउथ ही क्यों चुना आपने? वो शहर एक बड़ा है, साउथ ही क्यों चुना? क्या यूनिकॉर्न पहला तो भी कानपुर में शोरूम रहा है, तो साउथ चुना आपने? कानपुर, जैसा कि हम जानते हैं कि कानपुर बहुत ही चर्चित शहर है। अगर हम बात करें तो साउथ कानपुर भी है। कानपुर का जो साउथ कानपुर है, ये भी एक बहुत अच्छा हब है। अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करते हैं या टेलीकॉम मार्केट की बात करते हैं, तो ये एरिया जो है हमारी जो लगता है स्टोर के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप में सामने निकल के आएगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट ने इत्र नगरी कन्नौज के व्यापारियों को मायूस कर दिया है। 9 लाख करोड़ रुपए के इस भारी भरकम बजट में इत्र उद्योग के लिए किसी विशेष प्रोत्साहन या राहत पैकेज की घोषणा न होने पर व्यापारियों ने गहरा असंतोष व्यक्त किया है। कन्नौज के प्रमुख इत्र व्यापारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्रा ने बजट पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इत्र कारोबारियों को इस नौवे बजट से बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें लग रहा था कि सरकार पारंपरिक इत्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी, लेकिन बजट के पिटारे से कन्नौज के लिए कुछ खास नहीं निकला। आपकी बात बिल्कुल सही है। 9,12,696 करोड़ का बजट निसंदेह उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा में पेश किया गया। बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में पेश हुआ। लेकिन मायूस करने वाली ये बात रही कि कन्नौज का विश्वविख्यात इत्र उद्योग इस बार भी सरकार की रियायतों से महरूम रह गया। आज जबकि पूरी दुनिया कन्नौज के नेचुरल उत्पादों की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही है और जिस तरीके से हेल्थ हजार्ड्स बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए कन्नौज के इत्र उत्पादों की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार 9वें साल भी कन्नौज जनपद की उपेक्षा की है। और अब खबर संभल से है, जहां संभल में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष मानपाल सिंह यादव के नेतृत्व में किसानों ने अमेरिका और भारत प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि समझौता भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है, इसलिए इसे तत्काल रद्द किया जाए। किसान यूनियन का आरोप है कि अमेरिका की भारी सब्सिडी आधारित कृषि व्यवस्था और कॉरपोरेट मॉडल के चलते सस्ती विदेशी उपज भारतीय बाजार में आएगी, जिससे स्थानीय किसानों की प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर पड़ेगी। खासतौर पर डेयरी क्षेत्र पर असर की आशंका जताई गई है, क्योंकि भारत का डेयरी ढांचा छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है। ऐसा है कि ये ट्रेड डील अमेरिका से हमारी सरकार ने करी है और हमें बड़ा कष्ट है। वो ये डील एक तरह से है जैसे किसानों के डेथ वारंट। हम पहले अमेरिका का सामान हमारे आता था तो हमारी भारत सरकार 70 से 80% टैरिफ लगाती थी और अमेरिका हमारा फ्री में जाता था अमेरिका। आज हमारे पर 18% और सरकार उसी खुशी मना रही है और हमें दबाया जा रहा है कि तेल वेनेजुएला से खरीदो, अमेरिका से खरीदो, भाई रूस से हमें सस्ता मिल रहा है। तो हमको नहीं उठा, चीन पूरा फायदा उठा रहा है। ये ऐसे लोगों में हमारी सरकार है। जिस तरह से किसान आंदोलन 2020-21 में हमने आंदोलन किया था, आज पहले क्रम पे हमारा जिला मुख्यालय पे घेराव करके राष्ट्रपति ने ज्ञापन दिया है। अगर ये समझौता रद्द नहीं होता है, अगर संसद घेरनी पड़ेगी संसद घेरेंगे, अगर दिल्ली घेरनी पड़ेगी दिल्ली घेरेंगे, लेकिन अपने बच्चों के हाथ में कटोरा नहीं आने देंगे।
और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाही नाका स्थित कार्यालय में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन, पुष्पांजलि और मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। चौधरी अजीत सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई में समर्पित कर दिया। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक किसानों की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प भी लिया करते हैं। आज चौधरी अजीत सिंह जी का 87वां जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह जी के सुयोग्य पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी ने सबसे पहले जब मिनिस्टर बने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, और उसके लिए जब इनकम टैक्स जो लग रहा था किसानों पर, एक बार प्रस्ताव आया कांग्रेस के ज़माने में, तो उन्होंने जमकर विरोध किया। आज चौधरी अजीत सिंह जी का 27वां जन्मदिन है, जो कि हम लोग हर साल की तरह इस बार भी पुष्पांजलि और मिष्ठान वितरण करके मना रहे हैं। इसी प्रकार हर बार मनाते हैं। दूसरी चीज़, चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र थे ये, और जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा बोला जाता है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में शिक्षा विभाग के भीतर बड़े वित्तीय घोटाले की सुगबुगाहट ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का संदिग्ध लेन देन सामने आया। बैंक द्वारा जिलाधिकारी को यह असामान्य ट्रांजैक्शन सूचित करने के बाद भ्रष्टाचार की परतें उजागर हुई। मामला सरकारी धन की हेराफेरी से जुड़ा है। एक इंटर कॉलेज के चपरासी इल्हाम शमसी की पत्नी अर्शी खातून के खाते में NEFT के जरिए रकम ट्रांसफर की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पैसा सीधे ट्रेजरी से गया, जो सामान्यतः वेतन या विभागीय भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये केवल 1 करोड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि कुल संदिग्ध लेन देन करीब 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस से ये बात हुई है, और एक बैंक मैनेजर ने आकर के ये बताई थी बात कि किसी के नाम खाता खुला हुआ है और उससे ट्रेजरी से पैसा उस पर जमा हो रहा है। तो तत्काल हम लोगों ने संज्ञान में उसको लिया और उसमें कमेटी बना करके जांच की जा रही है। तो अभी जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी हुई है कि कई विद्यालयों का पैसा जो आता था वो किसी तरह से उसने खाता अपनी पत्नी के नाम खुलवा करके उस पर वो ट्रांसफ़र कर देता था। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां पत्रकारों के उत्पीड़न के विरोध में मीडिया कर्मियों ने मंझनपुर स्थित जिला मुख्यालय पर एकजुट होकर विरोध जताना शुरू कर दिया। पत्रकारों द्वारा दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस किए जाने की मांग को लेकर वो जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। साथ ही भविष्य में बिना जांच पूरी किए पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा न दर्ज करने की भी मांग उठाई। आरोप लगाया कि वारदात के दौरान पीड़ित इश्तियाक के दावत में शामिल होने के बाद भी पुलिस ने नेताओं के दबाव में FIR दर्ज कर ली। खबर उत्तर प्रदेश में, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में अपने लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। धरना दे रहे किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मुख्य समस्याओं को रेखांकित किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर उनसे वार्ता की और समस्याओं के जल्द निस्तारण का भरोसा दिलाया। आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पे संपूर्ण देश के जिला कलेक्ट्रेटों पे धरना दिया गया, जिसमें जो ट्रेड डील हुई है उसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हमारी खेती, डेयरी फार्म, इसको लेके जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहते थे कि देश बड़े सुरक्षित हाथों में है, वो सब ट्रंप के यहाँ गिरवी रख दिया और अब खेती बची नहीं है। अब चाहे हमारा गेहूं हो, चावल हो, दूध हो, ज्वार हो, सोयाबीन हो, सब कुछ वहाँ से आएगा। 0% यहाँ ट्रैफिक लगेगा और हमारी जो चीजें हैं वह 18% पे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को सकुशल और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान 18 फरवरी से शुरू होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में परीक्षा की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को उनके उत्तरदायित्वों के प्रति सजग किया गया। देखिए, आगामी जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं उसके संबंध में जनपद में आज सभी जो विभिन्न पदों पर लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं, चाहे वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट हो और अन्य जो हमारे केंद्र व्यवस्थापकगण हैं, सभी लोगों की विभिन्न कैपेसिटी की आज यहाँ पर ब्रीफिंग रखी गई है। वर्तमान में जो हमारे जनपद में आगामी परीक्षाएँ होनी हैं उसकी सारी तैयारियाँ कर ली जाएँ और सारे इंस्पेक्शंस कर लिए जाएँ, इन सब के संबंध में निर्देश दिए गए। सर देखिए, पुलिस की सुरक्षा इस परीक्षा के दृष्टिगत ऐसी है कि सभी सेंटर्स पे ड्यूटीज़ रहेंगी, रूट्स में ड्यूटीज़ रहेंगी। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वहाँ पे ड्यूटीज़ रहेंगी। डबल लॉक की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जहाँ पे थाना प्रभारी मौजूद रहेंगे उनको खोलने के समय में और बंद करने के समय में। इसके अलावा अन्य जो ब्रीफिंग है, बाकी स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स के निर्देश पे पुलिस वहाँ पे हमेशा डिस्पोजल पे रहेगी। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां कासिमाबाद स्थित सीएचसी ने लापरवाही बरतते हुए चिकित्सक पर सर्जरी के दौरान महिला के पेट में बैंडेज छोड़ने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि सर्जरी के 1 माह बाद परिजनों ने पीड़ित महिला की किसी निजी अस्पताल में दोबारा सर्जरी कराकर पेट में छूटी बैंडेज निकलवाने का दावा किया। मामले की शिकायत मिलने पर सीएमओ ने कमेटी गठित कर मामले की जांच के आदेश जारी किए। जिले के बरेसर थाना क्षेत्र के बदरपुर चांद गांव निवासी नीतीश कुमार सहित दर्जनों ग्रामीणों ने सीएचसी कासिमाबाद पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 29 दिसंबर 2025 को नीतीश की बहन इंद्र कला देवी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के लिए परिवार को करीब 7,000 रुपए नकद सहित 2,000 रुपए ऑनलाइन शुल्क जमा कराया गया। इसके अलावा 1,400 रुपए की बाहर से दवाएं भी मंगाई गई। ऑपरेशन वाले स्थान पर दर्द और मवाद आने पर निजी अस्पताल में इलाज कराने से कोई लाभ नहीं मिला। अंत में वाराणसी ले जाकर गुरुदयाल अस्पताल में जांच कराने पर पेट में बैंडेज होने की जानकारी मिली। पैसा लिया गया था, पहले 2,000 ऑनलाइन लिया गया था चेकअप का, उसके बाद 5,000 हाथ में लिया गया था। अभी क्या मामला हुआ है आपका? अभी मामला ये हुआ है कि जब 1 महीने बाद वो परेशान थे, 1 महीने तक परेशान थे, उसके बाद जब वो बनारस में लेके गए हैं तो लगातार उनको 1 महीने से पल्स आ रहा था। सड़कें टाका कट गया था और सड़कें पल्स आ रहा था। उसके बाद लेके जब गए बनारस में तो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, तो ये लोग बैंडेज छोड़े थे पेट में ही। बैंडेज छोड़े तो निकला है। उसके बाद पता चला कि गलती यहाँ की थी, तब सब लोग यहाँ पे आए। की जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से हुई है। जांच कमेटी का गठन आज ही कर दिया गया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।